हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और उसमें हम लोग डिफरेंट ईयर्स के देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है, जिसे थंबनेल से देखे होंगे, हम लोग थर्ड पेपर देख रहे हैं 2014 का, जिसमें से 36 क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो जाके इससे पहले क्लास होगा, उसको आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट इसको कंटिन्यू करिए। तो चलते हैं विदाउट कोई फर्दर डिस्कशन। देखिए ये पेपर कब का है, दिसंबर 2014 थर्ड पेपर। ओके, थर्ड पेपर। तो इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द स्टेप इज डिजाइनिंग द मार्केट डिवाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट डिवाइन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पे नो व्हाट कस्टमर वांट्स। तो पहला पर क्या देखते हैं, आप अपनी कस्टमर की वांट्स को देखते हैं। ओके, आफ्टर दैट 3 रिव्यू ऑफ एजम्पशंस। एजम्पशंस करते हैं। नेक्स्ट में डिसाइड ऑन द आउटलेट्स। आउटलेट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा आउटलेट्स क्या है। नेक्स्ट है फिफ्थ कंपेयर अल्टरनेटिव्स। आउटलेट्स के बाद आप अल्टरनेटिव्स जो हैं उस अल्टरनेटिव्स को देखते हैं। आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, डिटरमाइन द कॉस्ट करते हैं। और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपकी मार्केट ड्राइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1, 3, 4, 5, 2, 6। फर्स्ट पे नो व्हाट कस्टमर क्या चाहते हैं, रिव्यू ऑफ एजम्पशन क्या है, डिसाइडेड ऑन द आउटलेट्स क्या है, कंपेयर अल्टरनेटिव्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और फिफ्थ 6 तो क्लियर था ही पहले से ही। ओके, तो आप इससे आप सही कर सकते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंजप्शन वैल्यूज द कस्टमर लुक फॉर द एनी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज इन सोसाइटी। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब कंजम्पशन के लिए कोई वैल्यू है कस्टमर, तो क्या देखता है, प्रोडक्ट की वैल्यू में क्या देखता है। तो फर्स्ट में क्या देख देगा, फंक्शनल वैल्यू, उसका कार्य क्या है ये देखेंगे। सोशल वैल्यू, सामाजिक, उसकी मूल्य क्या है। मनी वैल्यू, मैन्यू वैल्यू वो नहीं देखता है, कस्टमर वैल्यू मनी नहीं देखता है। ओके, कि मूल्य के मुद्रा का मूल्य क्या है। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू भी नहीं देखता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू देखता है कि उससे क्या मैक्सिमम हमको वैल्यू मिल सकती है। तो इट मीन्स 1, 2 और 5 जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। राइट, 1, 2, सॉरी यहाँ पर क्या है, इमोशनल वैल्यू। तो इमोशनल वैल्यू भी देखेगा, तो 1 to 4। राइट, तो यहाँ पर इमोशनल वैल्यू नहीं, इमोशनल वैल्यू देखेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखेगा। राइट, नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग इज प्रैक्टिस ऑफ। देखिए फ्रेंचाइजी क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए। फ्रेंचाइजी मीन्स कि जैसे आप जोमेटो सुने होंगे, आप KFC सुने होंगे, आप मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा सुने होंगे। ये सब क्या है, फ्रेंचाइजी के द्वारा सेल किए जाते हैं। फ्रेंचाइजी मीन्स कि लाइसेंस दे दिया जाएगा, आप उसका प्रोडक्शन करिए और सेल करिए। जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। जैसे अभी MBA चाय वाला सुने होंगे ये सब। लेकिन चाय वाला क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए चाय है, ये समझ रहे हैं, ये बहुत ऐसी गुड्स नहीं है जो कि सभी के लिए कंज्यूमेबल है और आप कितना भी प्राइस रख देंगे तो लोग ले लेंगे। क्योंकि चाय है ना, वो सबके घर में बन रही है। और ये बात MBA चाय वाले नहीं समझ पाए, क्योंकि जो टी होती है वो सबके घर में बनती है। और कितना भी आप अच्छा बनाएंगे, घर वालों से तो अच्छा बना नहीं पाएंगे। और जब सब पर डे वही बनाना है तो अच्छा बना ही लेंगे ना। अब कोई मैकडोनल्ड पिज्ज़ा तो है नहीं कि बहुत ताम झाम करना है और कैसे बनेगा वो, इसलिए घर पर नहीं बन रहा है तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ये सब ऑर्डर नहीं हो सकता है ज़्यादा। तो कुछ बेसिक नीड इंडियम है जिसको आप देंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे आप। राइट, जैसे समोसा की सप्लाई करने लगी है तो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि समोसे जो है लेवल लेवल पे है, लोअर लेवल पे। इतना ईजी नहीं है इसको मार्केट कैप्चर करना। राइट, तो इसलिए तो नेक्स्ट है, तो फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि आप लाइसेंस देते हैं प्रोड्यूस करने के अधिकार। ओके, उसके लिए आप फीस ले सकते हैं, उसके लिए रॉयल्टी ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखा लीजिंग फॉर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम, राइट टू यूज फॉर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। तो यही पहला ही सही हो जाएगा। जैसे सेलिंग आउट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, तो सेल नहीं करना है। हायरिंग फॉर बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीजिंग, लीज पे मिल जाता है इतने दिन के लिए कि आप इसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करिए और हमको उसके एवज में जो भी एग्रीमेंट हो उसके अनुसार आप दीजिए, राइट। नेक्स्ट, अंडर राइटर ऑफ द सिक्योरिटी इशूज आर रिक्वायर्ड टू, देखिए अंडर राइटर पहले समझ लीजिए अभिगोपन, जिसको अभिगोपन कहा जाता है हिंदी में, अभिगोपन। देखिए अभिगोपन क्या है, अभिगोपन मीन्स कि जब आप कोई भी शेयर इशू करते हैं तो जानते हैं कि शेयर इशू जो होते हैं आईपीओ जिसको कहा जाता है, आईपीओ जानते हैं, आईपीओ में यदि 90% लोगों ने परचेज नहीं किया शेयर का, जैसे शेयर मान लीजिए 100 था, अगर 100 में से 90 शेयर परचेज नहीं हुआ किसी के द्वारा तो पैसा अगले दिन वापस करना पड़ता है, इट मीन्स पैसा भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये डर तो सब कंपनी को होगा, जब नई कंपनी कोई आईपीओ इशू कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रही है कि आप शेयर हमारा परचेज करिए, और आप मान लीजिए परचेज नहीं किए, मान लीजिए कि 89 तक जाकर रुक गया, तो इसका मतलब पैसा यूज कर ही नहीं पाएंगे, पैसा यूज करने के लिए शेयर इशू किए थे और पैसा नहीं आ पाया, अब क्या होगा प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अंडरराइटर्स बनाए गए हैं। अंडरराइटर्स के क्या दायित्व है कि वो शेयर को सेल कराएगा, ओके, शेयर अगर सेल नहीं हुआ, सपोज दैट सेल नहीं, जैसे मान लीजिए 85% सेल हो गए, ओके, 90% से ऊपर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। 85% मान लीजिए कि सेल हुए, 5% रुक गया और पैसा को वापस करना है, कंपनी सोच रही है कैसे वापस करें, क्योंकि हमको तो कंपनी काम था इसलिए तो पैसा लिए हैं। अब क्या होगा कि 5% अभिगोपन अपने परचेज कर लेंगे, ओके, तो जो, और ये किस पे सेल करेंगे, कमीशन पे, ओके, ये कमीशन लेंगे और आपकी सेल कराएंगे शेयर को, और ये एग्रीमेंट के साथ कराएंगे कि यदि सेल नहीं हुआ 90% तक, जो भी एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट तहत तो हम शेयर पूरा ले लेंगे, ओके। तो वो क्या करते हैं, 2-4 अभिगोपन मिल जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं कि आप भी सेल कराइए, आप भी सेल कराइए, आप भी सेल कराइए। जैसे मान लीजिए 5 लोग मिल गए अंडरराइटर्स, 5 सेल करा रहे हैं, मान लीजिए कि नहीं मिला, 10% सेल नहीं हो पाया, तो सब लोग 2-2% अपना परचेज कर लेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से किया जाता है, राइट। लेकिन इस बात ध्यान रखिए कि 2% जो परचेज, इस पर कमीशन नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रख रहिएगा, जो 2% परचेज करेंगे उस पर कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेल्फ परचेज कर रहे हैं तो क्यों मिलेगा, ओके। तो अब इसी को यहाँ पर सही करना है, देखिए परचेज द सिक्योरिटी अंडर रिटेन, तो परचेज क्या होता है, नहीं, वर्क एज एजेंट ऑफ द कंपनी फॉर मार्केटिंग द सिक्योरिटीज, तो एजेंट है जो कि मार्केटिंग सिक्योरिटी की मार्केटिंग करता है, नहीं जो न्यू शेयर होंगे, ओके। मैनेज द इशू ऑफ द सिक्योरिटी को मैनेज करता है। टेक ऑफ सिक्योरिटीज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय इन्वेस्टर्स, तो रिक्वायर्ड बोला ना, रिक्वायर्ड टू, क्या इशू के रिक्वायर्ड है, बता ना, नॉट सब्सक्राइब्ड, जो परचेज नहीं हुए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं हुए, उसको इन्वेस्टर के द्वारा ले लिया जाएगा, टेकअप कर लिया जाएगा। यही ऑप्शन सबसे क्लोज एंड बेस्ट है, राइट। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज प्लान्ड एज पर कंसिडरेशन ऑफ, तो किसके द्वारा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, मार्केटेबिलिटी शेयर, कंट्रोल। ये बेसिकली इसका ऑप्शन कुछ नहीं था, तो ये क्वेश्चन को गलत डिसाइड कर दिया गया है, राइट। तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है, जब नहीं दिया रहेगा तो क्या बताया जाएगा उसमें, ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट सीम टू क्लेम द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर जो है कैपिटल मार्केट में, जानते हैं मार्केट 2 टाइप्स के हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ओके। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बेसिकली, और मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेडिंग होती है। यहाँ अंतर समझ गए, जैसे 1 नाइट कॉल मनी बताया था, ये सब क्या है, मनी मार्केट वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले, 1 साल से कम वाले, 1 नाइट में है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये सब क्या है, मनी मार्केट के हैं। और जैसे शेयर डिवेंचर है, ये सब कैपिटल मार्केट के हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं वो इसलिए सोच रहे हैं कि हमारा कैपिटल मार्केट में फिक्स्ड सिक्योरिटी इनकम हो, सही बात है, कोई भी शेयर मार्केट में क्यों जाता है
कि हमको एक 10% 15% के अनुसार एक फिक्स्ड इंटरेस्ट हमको मिलता रहे, फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहे बेसिकली। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नाउ हैव एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। तो डेब्ट मार्केट भी सेकेंडरी मार्केट में इशू है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। ओके, लेकिन ये रीजन भी सही है, राइट, क्योंकि डेब्ट ही एक ऐसा है जो कि फिक्स्ड देता है। अब जानते हैं फिक्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट डेब्ट पे, और इंटरेस्ट तो फिक्स कर सकता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, इनसफिशियंट वर्किंग कैपिटल इन एनी एंटरप्राइज में आल्सो रिजल्ट इनटू। तो इनसफिशियंट वर्किंग कैपिटल है, जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, राइट। तो वर्किंग कैपिटल पूछा जा रहा है कि इसका कमी हो जाए, तो जानते हैं ये क्या है, इक्वल टू फंड होता है। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फंड, फंड इज कैपिटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज फंड होता है। तो फंड की कमी हो जाए तो क्या होगा, ऐसे समझिए, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। फेलियर टू अडॉप्ट टू चेंज, सही बात है। यदि मान लीजिए कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई रॉ मटेरियल चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो फंड ही नहीं तो फेल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये भी प्रभाव पड़ेगा। ओवर कैपिटलाइजेशन, अधिक पूंजीकरण, तो ये तो फंड यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इनसफिशियंट, सफिशियंट थोड़ी दिया जा रहा है, इनसफिशियंट में कमी हो रही है ना, इसका मतलब तो कमी है ना। और यहाँ उल्टा बता रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन, नहीं, अंडर कैपिटलाइजेशन होता तो आपको सही हो जाता है, अंडर कैपिटलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। तो हो सकता है कि आप अवेलेबल ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हो सकता है, कम हो सकता है, सही बात है। आपके पास फंड नहीं है तो कोई कह रहा होगा कि आप हमको पैसा दे दीजिए कैश, तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन आपके पास कैश है ही नहीं, तो डिस्काउंट कहाँ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एंड लॉस सेल्स। तो हो सकता है कि प्रोडक्शन और सेल्स आपका कम हो जाए, क्यों, क्योंकि फंड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, ओके, जब कम होगा तो सेल्स भी कम होगा, तो इसलिए इसको छोड़ करके सब सही है, राइट। तो आप देख लीजिएगा जो भी सही होगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं बताता हूँ तो आप लोग बुरा नहीं मानते हैं ना, देखिए ऑप्शन इसलिए बताता हूँ कि ऑप्शन का कोई महत्व नहीं है, समझ रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर ऑप्शन के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं, कौन ऑप्शन सही होगा कौन गलत होगा, ये हमारा काम नहीं है। ये सब जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनका ज़्यादा काम होता है कि बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इसका कोई महत्व नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई पेपर आना नहीं दोबारा, ऑप्शन याद कर लेंगे, ये होगा कि दूसरा होगा कि चौथा होगा, कोई महत्व नहीं है, बी ऑप्शन सही कि सी ऑप्शन सही, दोबारा आना है नहीं आना है, तब क्यों परेशान है। तो जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, ऑप्शन पर ध्यान आप भी मत रखिए, आप समझिए कि जो क्वेश्चन दिया है वो हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं, थीम समझ पा रहे हैं कि नहीं, ना कि आप ऑब्जेक्ट अच्छा ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, ये सब नहीं, ये एग्जाम में करिएगा, ओके। वहाँ एग्जाम में ट्रिक लगाया जाता है ये कि अच्छा ये वाला आर रीजन ये हो गया तो स्टेटमेंट ये हो गया, ये सब वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है जहाँ कुछ ऑप्शन आपके पास ना हो। नेक्स्ट है, आर्बिट्रेज कीप्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए आर्बिट्रेज पहले समझ लीजिए आर्बिट्रेज क्या है। आर्बिट्रेज जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है, मोदी गिलियानी एंड मिलर, जिसको आप एमएम अप्रोच कई बार मैं बता चुका हूँ, एमएम मोदी गिलानी एंड मिलर, मोदी गिलानी और मिलर के द्वारा ये दिया गया आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग के पहले एग्जांपल समझ लीजिए तब आपको इजी समझ में आ जाएगा, और कोई भी मार्केट में इसी प्रकार से प्राइस संतुलन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट ए है, वो स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, वेजिटेबल मार्केट, कुछ ही मार्केट हो सकता है, और एक मार्केट बी है, ओके। ये मार्केट में मान लीजिए कि कोई वस्तु शेयर है, आलू है, कुछ भी ले लीजिए, 50 रुपये का मिल रहा है और यहाँ पे 40 रुपये का मिल रहा है, ओके। कस्टमर मान लीजिए कि यहाँ भी 100 कस्टमर हैं, ओके, और यहाँ भी 100 कस्टमर हैं, लेकिन जब इनको ये पता चलेगा 100 कस्टमर को यहाँ पे तो सस्ता मिल रहा है बी मार्केट में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र होने लगेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 से मान लीजिए कि 50 लोग यहाँ चले गए, यहाँ क्या होगा 150, यहाँ हो गए 50, बच गए कि नहीं। अब क्या होगा कि जब ये बी वाला मार्केट वाला ओनर देखेगा हमारा तो 100 लोग खरीद रहे हैं तब 150 खरीद रहे हैं, ये क्या करेगा, धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा देगा,
और ये मान लीजिए 45 तक ला दिया प्राइस। ओके, जब ये देखा कि हमारा पहले 50 रुपये में 100 लोग खरीद रहे थे, अब तो 85% खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, धीरे 50 रुपये से इसको भी कम कर देगा, 45 रुपये ये भी। अब देखिए 45 रुपये भी हो गया, 45 रुपये ये भी हो गया ना। इसी को यहाँ बताया जा रहा है, आर्बिट्रेज कीप द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो भी ये आर्बिट्रेज थ्योरी के द्वारा बराबर हो जाता है। ओके, क्योंकि वहाँ से भी कुछ नीचे कर लेंगे, यहाँ से ऊपर कर लेंगे। ओके, समझ गए, यही मेन बेसिकली आर्बिट्रेज प्राइसिंग यही है कि इक्वल करने की उसकी क्या कहते हैं कि नेचर होता है मार्केट का, हमेशा चाहता है कि बराबर हो जाए। It ensure compensating inverse change in the cost of equity capital with a change in the cost of debt capital। तो अब जानते हैं कि इनवर्स चेंज होता है इक्विटी कैपिटल में और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल में, तो ये दोनों सही रीजन है, तो इसलिए तो ये क्या होगा, रीजन और दोनों ये सही हो जाएंगे। एक्सप्रेशन भी कर रहा है, क्योंकि देखिए बस देखिए कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी मैं बताऊंगा, कभी पढ़ाऊंगा जब तब बताऊंगा, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM किस पर डिपेंड है, डेब्ट इक्विटी। क्यों डिपेंड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी इस पे काम करती है या तो इस पे काम करती है। ये फिक्स्ड रेट का है, ये वेरिएबल रेट का है, इसी की लड़ाई है पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, ये लें कि ये लें, ये कितना लें, ये कितना लें, डिविडेंड दे दें कि इससे ले लें, लोन ले लें कि रिटेन अर्निंग कर लें, डिविडेंड दे दें कि न दें, सब इसी पर डिपेंड है। ओके, तो जब आगे बात की जाएगी तो बात होगी, यहाँ तक बहुत काफ़ी है। ओके, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग देखिए मेरे साथ एक चीज़ है, अगर आप और क्लास देखते होंगे, कोई देखते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, देखते होंगे, मुझे दो चीज़ से बहुत सख्त ना पड़ा था शुरू से। एक, अनावश्यक बात करने से कि ज़बरदस्ती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप पढ़िए, तैयारी करिए, निकालिए और सेटल होइए, सीधी सी बात है। कहानी सुनने का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात कि अनावश्यक चीज़ बताना, अनावश्यक चीज़ नहीं बताई जाती है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। क्योंकि एक चीज़ जो बात आई है तो बता दे रहा हूँ, जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन प्रतियोगिता, वो इस बात की प्रतियोगिता नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। कंपटीशन इस बात का है कि आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे सही कर ले जा रहे हैं, आपकी नॉलेज की कंपटीशन है। और वहाँ पे केवल आपकी नॉलेज देखी जाएगी, न कि देखी जाएगी कि आपके पास नॉलेज कितना है, कितना ब्रॉड नॉलेज रखते हैं, कितना आपका सामाजिक नॉलेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। केवल आपके ज्ञान देखा जाता है और वहाँ पे आपको फोकस रहना पड़ता है। फंसता कौन है, जो आता है वो नहीं पढ़ेंगे, और चीज़ें कहानी सुन रहे हैं, ये यहाँ आया था, वो वहाँ आया था, ये होता है वो होता है, कोई महत्व नहीं है। मैं बता रहा हूँ 2024 तक का क्वेश्चन कोई स्टूडेंट डिटेल बस स्टडी कर ले, डिटेल्स आपको बता दें। लास्ट जाते जाते मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि कोई का नेट नहीं रुकेगा। JRF के तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, नेट तो डेफिनेटली निकल जाएगा। क्यों, बच्चे क्या करते हैं ना कि ये क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हैं ठीक से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बच्चे देख रहे हैं। जैसे हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। अब हाई मोरल देख लिया कि अच्छा हाई मोरल से हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, अच्छा हाई ये सही हो गया, चाहे गलत हो गया। वर्क डू नॉट हैव टू ओन वेज फॉर रिलीफ फॉर फटीग एंड मोनेटनी। वर्कर्स को कभी भी जो थकान का या निरस्ता का अनुभव होता है तो उनके पास कोई रिलीफ का साधन नहीं है, ये देखना है। अब क्या है कि अब देख लीजिए ये भी नहीं है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, अच्छा ये फाल्स है, यही सही हो गया, आगे बढ़ गए बस। लेकिन इस पर 2 मिनट 10 मिनट रुक के देखते नहीं हैं। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ा रहा हूँ तो भी पॉज कर लीजिए वीडियो और आप रोक करके देखिए कि हाई मोरल मीन्स क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होता है। मैं भी सब क्वेश्चन का नहीं बता पाता हूँ, रियलिटी बात है, लेकिन मेरे टाइम लिमिटेशन है ना। आपके पास टाइम लिमिटेशन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि 20 बार पढ़ना है उसको, एक बार पढ़िए, मन लगा के पढ़ लीजिए। तो आपके पास तो टाइम लिमिट नहीं है, हमारे पास तो टाइम लिमिट है कि अगर 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा वीडियो बना देंगे तो आप लोग खुद नहीं देखेंगे, लेकिन आपके पास टाइम लिमिट नहीं है ना। तो इसलिए जैसे हाई मोरल है, हाई मोरल मीन्स क्या है, उच्च नैतिकता।
उच्च नैतिकता। नैतिकता क्या है? ऐसे समझिए मोटिवेशन, कि यदि आपको कोई मोटिवेट करे, नैतिक कर दे कि अच्छा आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, तो क्या इससे आप अच्छा काम करने लगेंगे? कहेंगे नहीं। ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है। हो सकता है बेस्ट ऑफ कंडीशन में कि हाई प्रोडक्टिव मिले, किसी को आप मोरल हाई कर देंगे, किसी को ईमानदारी जगा देंगे, अंदर की ईमानदारी जगा देंगे, किसी को मोटिवेट कर देंगे, तो हो सकता है प्रोडक्टिव करें, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए गलत हो जा रहा है। अब देखिए, अब कभी भी आ जाएगा हाई मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी, तो भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए। ओके, अब इसे यहाँ पर हाई प्रोडक्टिव जगह पर लो आ जाता है, तो भी गलत होता है। ओके, अब यहाँ का हाई मोरल एंड नो सर्टेनिटी, प्रोडक्टिविटी गो इन हैंड, मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो ऑप्शन सही होता है। लो हो हाई हो, गलत हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जो ये स्टूडेंट सोच लिया, अब लग रहा है कि इससे उसकी गलती कभी होगी? कभी नहीं होगी। ऊपर से अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे यह मोरल है, सॉरी ये प्रोडक्टिविटी आती है इस साइड, इसका मोरल होता है। ओके, तो ये ऐसे बनता है, राइट, ये ऐसे सीधे नहीं बनता है, ये ऐसे गिरते हुए बनता है। तो जिससे मोरल बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा नहीं, एक समय के बाद नीचे आने लगेगा। इसका मतलब आप कितना ही मोटिवेट करेंगे, कितना ही मोरलिटी उसको बढ़ाएंगे, कितना दिल से उसको बढ़ाएंगे, तुमको ये दे देंगे, तुमको ये दे देंगे, तुमको ये कर देंगे, तो भी वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। ये उत्पादकता, पढ़ाई भी ले लीजिए, पढ़ाई भी नहीं करेगा। अब जब ये आपको इतना पता हो गया, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा, नहीं होगा। इसको समझना है, ऑप्शन को एकदम मत देखिए कभी भी पढ़ रहे हैं तो। कब देखिए? जब टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं, या पॉज करके देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले सोचिए, समझिए, आंसर करिए। ओके, और स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। आप कोई वीडियो हमारा देख लीजिए, आप सोच लीजिए कि हमारा टाइम कभी कम पड़ता होगा, आप सोच के देखिए। जो हमारी इतनी स्पीड है, आप कोई 3 आवर्स की क्लास है ना, जैसे मान लीजिए यहीं 3 घंटे का है ना, जो थर्ड पेपर होता था वो 3 घंटे का होता था, 2 से 5। अब आप ये बताइए कि 3 घंटे का पेपर को मैं कितना 90 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, आधे टाइम में। आप सोचिए मैं जब सॉल्व करता हूँ अपने क्लास में, तब क्या होता होगा? लगभग इतना टाइम में कर देता था। समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन का प्रभाव है सॉल्व करने का। इसलिए आप देखेंगे हमारी स्पीड ठीक ठाक रहती है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम मिलना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में गए 10 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं था, अब ए है तो इसमें बी है तो इसमें सी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चन के बाद टच कर लीजिए जल्दी से, उससे गोला करते रहिए। अच्छा ये नहीं आया, ये नहीं आया, इसको बाद में आकर देखेंगे। तो जो 1.5 घंटा बाद में बचेगा उसको बाद में देखेंगे, इस टाइप से। तो चलिए, ये इतना बहुत में बता दिया, कम टू पॉइंट। नेक्स्ट, वर्कर्स डू नॉट हैव टू ओन अ वेज टू रिलीव। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब वर्कर कभी थक जाता है या निराशा आ जाती है, तो उसको रिलीफ करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, कुछ लोग खाने बनाने लगते हैं, कुछ पानी पीने लगते हैं, कुछ वॉशरूम चले जाते हैं, कुछ नाश्ता करने लगते हैं, कुछ चाय पीने लगते हैं, तो है कि नहीं है? इसलिए ये गलत हो जा रहा है। जब ये सब चीज़ें जानते रहेंगे ना, तो आपको देखिएगा ऑलरेडी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और जो लोग ये नहीं देखते हैं, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, समझिए कि वो एक तरह से रटन विद्या स्टार्ट कर रहे हैं, रट्टू वाला। ओके, रट्टू न बनिए, रट्टू जो चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें, उसको रटिए। जैसे रिलेशनशिप एट वर्क, जैसे कार्य पर संबंध किसका साधन है? जैसे कार्य कर रहे हैं और उसका साधन देखा जा रहा है कि संबंध क्या है, कार्य पर संबंध। स्टेटस एंजाइटी, मैनेजरियल स्ट्रेस, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर। ये क्या है? मैनेजरियल स्ट्रेस है। संबंध मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वह तनाव है। कि रिलेशनशिप, कार्य पर रिलेशनशिप कैसा हो, अर्थात कार्य संबंध कैसा हो। ओके, तो आप सोचिए कार्य संबंध कैसा हो? मैनेजर का काम है ना, एक्सपर्ट का, स्टेटस का, लेजिटिमेट पावर का, ये सब थोड़े ही है। उसका मेन कार्य संबंध किसका? मैनेजमेंट का स्टेटस है, स्ट्रेस है कि हमारे पास संबंध अच्छा रहे, कार्य के प्रति संबंध लोगों का अच्छा रहे। राइट, नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। ग्रीवांसेज, शिकायत। देखिए ग्रीवांसेज क्या है? इंडेक्स ऑफ लो मोरल। जब आपका मोरल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके, तो लोग शिकायत ज़्यादा करते हैं। जैसे जो सबसे बच्चा कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा शिकायत करेगा, सर ये हो रहा है तो ये हो रहा है, क्योंकि मोरल उसकी हाई नहीं है। मोरल जब हाई हो जाएगा शिकायत कम करेगा, उस चीज़ों को समझ जाएगा कि ऐसे ही चलता है चीज़ें। नेक्स्ट है
इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्यूपेशन, एडजस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव प्लानिंग एंड मोरल इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो चेंज इन ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के तहत, एडजस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो इफेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं, और मोरल इंप्रूवमेंट, अगर मोरल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग, अर्थात आप मोरल में मान लीजिए कि कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं नैतिक में, कहेंगे कि चलिए आप अच्छा काम करिए, आपको 2% प्रॉफिट दे देंगे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो मोरल का भी टूल्स है एक तरह से, तो आप इसका भी यूज कर लेते हैं। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, सही है, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट है, राइट। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज काइंड ऑफ इमरजेंट कन्फ्लिक्ट, और पॉलिटिक्स क्या है, अचानक आपातकाल में जाता है, तो जानते हैं पॉलिटिक्स जो होती है वो अचानक ही हो जाती है, ओके, जिसने कहते हैं हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई, इस रेफरेंस में ले सकते हैं, इस रेफरेंस ले सकते हैं कि कोई पॉलिटिक्स चेंज हो जाए, आप कर्जे से मान लीजिए कि ट्रंप आ रहे हैं यूएसए में, तो देखिए बहुत से बिजनेस ऊपर अप डाउन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, इसलिए दोनों चीज़ें सही हैं, राइट, तो ए एंड बी इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट, फॉर्मल कन्फ्लिक्ट इज काइंड ऑफ, जो फॉर्मल कन्फ्लिक्ट है, विरोध है, कह सकते हैं लड़ाई है एक तरह से, तो वो क्यों है, गोल कन्फ्लिक्ट, रोल कन्फ्लिक्ट, इमरजेंट ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट है, वो संगठनात्मक कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, क्यों, क्योंकि फॉर्मल है ये, राइट, ये फॉर्मल है इसीलिए है, फॉर्मल नहीं होता तो कुछ दूसरा होता है, हालांकि उसमें नहीं दिया है ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट में, तो ये पर्सनल कन्फ्लिक्ट टाइप से आता है, राइट। नेक्स्ट है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज पढ़े होंगे, कर्ट लेविन का, कर्ट लेविन का ऑर्गेनाइजेशन चेंज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे जानते रहिए, कर्ट लेविन का ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, राइट। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, चेंज, फ्रीजिंग, ओके, अनफ्रीजिंग, चेंज, फ्रीजिंग, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मीन्स क्या है कि कोई भी आप चेंज लेना चाहते हैं तो पहले अनफ्रीज हो जाइए, अपने को अस्थिर करिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। अब पहले से संतुष्ट हैं, नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करने से पहले क्या है, अपने को तैयार करिए, अपने को अनफ्रीज कर दीजिए पहले। जैसे अनफ्रीज क्यों यूज हो रहा है, पहले बर्फ जो बना है, अब भले से जैसे पॉलिसी है पहले से चली आ रही है, तो वो क्या बन चुकी है, आइस बन चुकी है, बर्फ बन चुका है, अब उस बर्फ को पिघलाना है तो पहले पिघलिए, ओके, अनफ्रीज करिए उसको, तब जा करके चाहे जैसे बनाएंगे, पहले अनफ्रीज करेंगे, आफ्टर चेंज करेंगे, उसका शेप चेंज करेंगे, क्योंकि आइस को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइस तो हार्ड चीज़ें हैं, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब चेंज क्या करना है आपको, जब आप अनफ्रीज पानी उसको वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर को चाहे जैसे चेंज करिए, और चेंज होगा तो उसके बाद जो जैसे चेंज आए शेप में उसी को फ्रीज कर दीजिए, फिर रूल अब लागू होगा, यही स्टार्ट होगा, ओके, ये प्रोसेस है। अब कर्ट लेविन देखिए कितना कॉन्सेप्ट अच्छा है, आगे हो सकता है क्वेश्चन भी है, और जानते भी रहिए, नहीं जानते तो डिफरेंटली जानते रहिए, और चेंज की प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज की प्रक्रिया की स्लो होनी चाहिए कि स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि चेंज जिसके लिए कर रहे हैं टाइम लग जाए तो चेंज ही डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप कोई चेंज डिसिप्लिन चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे ठंडी है कि 8 बजे से क्लास ओपन किया जाए कि 9 बजे से किया जाए कि 10 बजे से, अब महीना दिन यही सोच रहे हैं तो ठंडी निकल नहीं जाएगी, तो इसलिए चेंज को पहले ये करना पड़ेगा, ओके, तो ये कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैसे होता है, इंक्रीज मोटिवेशन, ग्रेटर इनोवेशन, सॉल्विंग इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लेवल अडॉप्शन टू द इन्वायरमेंट, तो ये क्या है, चेंज इन एन इन्वायरमेंट टू लेवल ऑफ अडॉप्शन टू इट्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अनुसार अडॉप्ट करना चेंज को, यही ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, ओके। तो ये चेंज की प्रक्रिया क्यों अपना रहे होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इन्वायरमेंट के अनुसार करने के लिए, इसलिए कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखे रहिए, राइट। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखे रहिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि मेरा अगर क्लास देख रहे हैं आप, अनावश्यक चीज़ तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ, जो लोग क्लास पढ़े होंगे हमसे जानते होंगे, जो यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे या डिग्री कॉलेज में से पढ़े होंगे वो जानते होंगे, मैं अनावश्यक चीज़ कभी नहीं बोलता हूँ, जो बोलूँगा वो आगे कभी ना कभी आना है, ओके, क्योंकि इतना मैं तैयारी भी किया हूँ तो पास हुआ हूँ, उसके बाद पेपर भी देखता रहता हूँ, पढ़ाता भी रहता हूँ,
ये सब, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया रहता है कुछ चीज़ों का, क्योंकि मैं तीनों प्रोसेस से गुजरा हूँ ना। एक तो पढ़ रहा था जब इलाहाबाद तो भी, पढ़ा रहा हूँ तो भी, और आज भी मैं पेपर देखता रहता हूँ, तो थोड़ा ट्रेंड पता रहता है क्या चीज़ें आ सकती हैं क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं, राइट। तो जॉब डिजाइन रिलेट्स टू द मैनर इन विच टास्क आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब। तो सही है, कंप्लीट करने के लिए जॉब डिजाइन किया जाता है। ओके, जॉब डिजाइन मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि जॉब डिजाइन क्या है, तो जॉब की सब कुछ एनालिसिस, जॉब के बारे में सब कुछ समझना है। ओके, कि जॉब क्या है, जॉब में क्या करेक्टर होंगे, ये सब डिजाइन किया जाता है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट पढ़े होंगे ना, अथॉरिटी, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, स्ट्रक्चर में पता भी था, जैसे लाइन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, कमेटी स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जो इसका स्टडी किया जाता है उसी को डिजाइन कहा जाता है, जॉब डिजाइन, राइट। इस बात को ध्यान रख रही है, नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। जॉब डिजाइन मीन्स कि अथॉरिटी चेक करना कि कर्मचारी की अथॉरिटी क्या होगी, जो पोस्ट है उस पोस्ट की अथॉरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसको निर्देश देगा, ये सब डिसाइड करना होता है, राइट। द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, मैट्रिक्स कोई है तो इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, जैसे ए है, बी, सी, ये डिपार्टमेंट समझिए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे। और ये मान लीजिए कि अधिकारी हैं, ये ऑफिसर हैं। ओके, तो ऑफिसर हो गए, मैनेजर हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए, इस टाइप के। तो जो ये मैट्रिक्स बन रहा है ना, इसी की बात की जा रही है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। ओके, इस प्रकार के मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो इसके अंदर भी आता होगा और मैनेजर के अंतर्गत भी आता होगा। ओके, इसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा दिया गया है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, अगर ये आप नहीं सोच पा रहे हैं, समझिए कि तैयारी बहुत कम चल रही है, राइट। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होता है, टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए होती है। जहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज करना हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना हो, तो हाँ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ये दोनों का मिश्रण है, सही बात है, दोनों सही हो जाएंगे। ओके, पहली बात तो। अब यह मान लीजिए कि ये पूछ दिया जाता प्रोजेक्ट के जगह पे सपोज दैट लाइन, तो क्या होता, ये भी सही हो जाता, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की है जो वर्टिकल चलती है, और हॉरिजेंटल किस लिए है, फंक्शनल के लिए है। अब देखिए क्वेश्चन कई तैयार हो गए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो कभी पूछा जाए कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्लस ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑलवेज ट्रू, ये भी सही है। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। HRD जो टोटली सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर सब सिस्टम, तो मेजर सब सिस्टम बताया गया है। HRD के प्रणेता कौन है, HRD के लियोनार्ड, लियोनार्ड, और ये कब दिए हैं, 1968 में। इसको याद रखिएगा, आगे प्रोफेसर भी लगा लीजिएगा। ओके, अभी हम लोग तो प्रोफेसर नहीं, अभी डॉक्टर चल रहे हैं, आगे भी बनेंगे ही प्रोफेसर। तो प्रोफेसर लियोनार्ड किसके द्वारा दिया गया है, 1968 में, इनके द्वारा HRD दिया गया था। आपसे पूछा जाए कि HRD कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर लियोनार्ड के द्वारा 1968 में। अब यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग, रोल एनालिसिस, ABC एनालिसिस, रिवार्ड एनालिसिस, ये सब HRD के प्लान है। ABC क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये क्या है ना कि ये वर्किंग कैपिटल में स्टॉक है, वर्किंग कैपिटल में एक चैप्टर है स्टॉक का या स्टॉक इन ट्रेड का। ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ABC का फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ओके, तो जो सबसे बेस्ट है उसको पहले कंट्रोल करिए। ओके, जो महंगा है, जो कम टाइम मिलता है, उसको कंट्रोल करना होता है वर्किंग कैपिटल में, स्टॉक को, और आफ्टर दैट B को, आफ्टर दैट C को। ओके,
तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 4 को हटा लीजिएगा और जो आएगा वो सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट द एम्प्लॉय ग्रीवांसेज। एम्प्लॉय ग्रीवांसेज कौन की फॉलो नहीं करता है? ओके, बस एम्प्लॉय अगर ग्रीवांस से कोई शिकायत दे रहा है तो क्या सोचते हैं आप इससे? यहाँ पूछा जा रहा, ग्रीवांसेज इन ए साइन ऑफ एम्प्लॉय टू डिस्कनेक्ट विथ जॉब और इट्स नेचर। सही बात है, वो डिस्कनेक्ट करना चाहता है जॉब एंड नेचर को, इसलिए वो ग्रीवांसेज है, उसकी शिकायत है। ग्रीवांसेज प्रोवाइड ए डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या ग्रीवांसेज प्रोवाइड करता है डाउनवर्ड चैनल? क्योंकि जानते हैं कम्युनिकेशन जो होता है अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड मीन्स अपने अधिकारी को बताना, डाउनवर्ड मीन्स अपने लोअर कर्मचारी को बताना, यही अपवर्ड डाउनवर्ड है। तो आप ये सोचिए शिकायत किससे करेगा? नीचे वाला से करेगा? कभी नहीं, हमेशा ऊपर वाले से करेगा। कोई व्यक्ति शिकायत अपने ऊपर से करता है कि नीचे वालों से? नीचे वाले से कोई शिकायत नहीं करता। डीएम शिकायत करेगा एसपी को? नहीं, एसपी ऊपर शिकायत करेगा कि ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड नहीं होता है, अपवर्ड होता है। शिकायत जो होती हैं अपवर्ड होती हैं। शिकायत नीचे नहीं की जाती है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शिकायत हम नीचे करेंगे, नहीं, ऊपर करेंगे, अपने अधिकारी से करेंगे कि ये दिक्कत आ रही है, ऐसे करना है, राइट। ग्रीवांसेज अराइज ओनली व्हेन एम्प्लॉयज फील दैट जस्टिस हैज बीन डन टू हिम। सही बात है, कोई एम्प्लॉय फील करता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो भी कर सकता है। ग्रीवांसेज कैन बी रियल और इमेजिनरी। तो ग्रीवांसेज सोच समझ के भी हो सकता है, पहले शिकायत नहीं सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है, हमको बाहर निकला जा सकता है, तो भी सोच सकता है, और वास्तव में भी हो सकता है, राइट। जॉब एनालिसिस, देखिए जॉब एनालिसिस का मेजर जो पार्ट है, ऐसे समझिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, और जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स ये और ये मेजर पार्ट है। रोल एनालिसिस तो है ही, जॉब समरी इसमें नहीं है, पहली बात तो ऑप्शन तो सही कर ही ले जाएंगे। अब इसको समझिए, क्योंकि मैं इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन क्या होगा और आगे निकल जाइए, इसका कोई महत्व नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन में समझिए क्या है। देखिए जॉब एनालिसिस का पहले समझिए, व्हाट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस नेचर ऑफ जॉब, जॉब की प्रकृति क्या है ये देखना, ये जॉब एनालिसिस से काम है कि जॉब कैसा है, जॉब में किस प्रकार के लोग काम करेंगे, ये जॉब एनालिसिस से काम है। ओके, जॉब एनालिसिस के दो पार्ट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या समझिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखना हो मुझे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स अबाउट जॉब, ओके, जॉब के संबंध में, या हिंदी में अगर समझना हो लिख लीजिए नौकरी के संबंध में, नौकरी क्या है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना छुट्टी मिलेगा, ये सब करना काम क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स जॉब क्या है, कौन सा जॉब है, क्या करेंगे हम, कितना करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब काम है जॉब डिस्क्रिप्शन का। और दिखने से भी लग रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन से जॉब डिस्क्राइब करना है, जॉब को डिस्क्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या करना है। और जॉब स्पेसिफिकेशन, तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको ऐसे समझिए, कार्य करने के लिए व्यक्ति की योग्यता देखना, व्यक्ति की योग्यता, योग्यता देखना, ओके, योग्यता देखना मीन्स क्वालिटी, या क्वालिटी कहना, या कैरेक्टर, कैरेक्टर या एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा देखना। तो जॉब को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। जैसे मान लीजिए टाइपिंग की एक जॉब निकली है, तो टाइपिंग में एसडीएम साहब के साथ रहना है, जहाँ जाना है वहाँ टाइप करना है, आपका ये काम है, ये बताया जाएगा, तो जॉब डिस्क्रिप्शन है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि आपको 40 की स्पीड आनी चाहिए कंप्यूटर की, 30 की स्पीड आनी चाहिए हिंदी में, और क्या कहते हैं कि जब आप शॉर्ट हैंड करें तो 200-300 की स्पीड रहनी चाहिए। ये सब क्या करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन का काम है। अब क्या है, कार्य के लिए योग्यता बताई जा रही है कि ये कार्य के लिए ये चाहिए, तभी आप भरिए एग्जाम में, ये है।
रोल एनालिसिस में रोल का एनालिसिस किया जाता है, ये इसी का सब पार्ट हो जाता है। ओके, ये इसी का सब पार्ट हो जाता है, क्योंकि जब डिस्क्राइब करेंगे तो बताएंगे ना कि हमारा रोल क्या होगा, इसलिए जरा है। और लेकिन जॉब की समरी नहीं आती है कि जॉब की समरी क्या होती है, ये सब चीज़ें नहीं, राइट। नेक्स्ट चलिए, एज पर द मास्टर सर्कुलर प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। देखिए ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है ओके, जिसे CAR कहा जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो बेसल शहर में हुआ था। ओके, बेसल शहर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर पूंजी बताइएगा फर्स्ट एंड सेकंड टाइप्स की। फर्स्ट ईयर पूंजी, इसको टीयर कहा जाता है। ओके, टीयर चुनते होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर AC, सेकंड ईयर AC, थर्ड ईयर AC। वहीं पे फर्स्ट ईयर किया जा रहा है, या सेकंड ईयर है। ये क्या बताता है कि एक बैंक को जोखिम वाली पूंजी के पास न्यूनतम कितना उसके पास पूंजी होना चाहिए। ओके, उसको ये बताता है, राइट। फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर। अब इसमें फर्स्ट टीयर क्या बताता है? फर्स्ट टीयर ये बताता है कि यदि बैंक के पास कोई लॉसेज उत्पन्न हो जाए, कोई लॉसेज आ जाए, तो क्या उसको रिक्यूप कर सकता है, और जो उसके पास पूंजी है रिक्यूप करने के लिए, वही उसका फर्स्ट ईयर पूंजी है। तो फर्स्ट ईयर पूंजी यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टीयर फर्स्ट पूंजी क्या है, तो कोई लॉस आ जाए और कंपनी बिना बंद हुए, बंद नहीं करना है कंपनी को, बैंक को, बेसिकली कंपनी के लिए बैंक के लिए यूज है, तो बैंक को बंद नहीं करना है और उस लॉस को पूरा कर पाते हैं, तो आप समझिए कि जो पूंजी यूज करेंगे वो टीयर फर्स्ट पूंजी है। और यदि कंपनी बैंक को बंद करना पड़े, उसके बाद जो पूंजी मिलेगी उसको कहा जाता है टीयर टू पूंजी कहा जाता है। ओके, जो कि जो इन्वेस्टर हैं, जो आप इन्वेस्ट किए हैं उस काम नहीं आएगा आपका। जैसे मान लीजिए हम इन्वेस्ट किए SBI में, SBI करप्ट हो जाए, लॉसेज न दे पाए, तो अब जो पूंजी यूज करेगी वो हमारा काम थोड़ा ही आएगा, तो लॉस में चली गई, खत्म हो गया, तो इन्वेस्टर के काम नहीं आती है। ओके, तो टीयर, और ये कब लागू हुआ था? 1988 में, ये भी ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखना है कि ये सबका अलग अलग परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज रखना है लॉसेज का। तो भारत में जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, तो जानते हैं बैंक्स दो प्रकार के हैं भारत में। फर्स्ट कौन से हैं? शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। ओके, तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक का रेगुलेशन होता नहीं है RBI का, तो इसलिए नॉन शेड्यूल की बात नहीं है। शेड्यूल में दो प्रकार के होंगे, एक नेशनलाइज, जिसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर का बैंक, और दूसरा होगा प्राइवेट बैंक। ओके, तो पब्लिक सेक्टर के लिए 9% है और प्राइवेट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए 12% और प्राइवेट सेक्टर के लिए 9% है। ओके, इसको ध्यान रखना है ना, 12%, ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, 12%, 9%, और किसका परसेंट? जो लॉसेज होने की संभावना है संपत्ति, उसी का 9%, 12% आपको रखना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो ये दोनों कब आती हैं? जब कंपनी क्लोज होने वाली होगी। बैंक्स ऑथराइज्ड कैपिटल कब यूज, जब सबसे ज़्यादा पूंजी जो निर्माण कर सकते हैं कब यूज करना चाहेंगे? जब कंपनी बंद होने वाली होगी। ये पेड अप कैपिटल, कितना पेड हुआ है बुलाइए, जो पेड अप नहीं किए हैं उनका दीजिए अनपेड कैपिटल को। लेकिन परपेचुअल नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर और इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? इसके अंतर्गत होते हैं, राइट। बेसल 1, तो ये बेसल 1 है, और बेसल 2 टीयर 2 को कहा जाता है, राइट। तो इस बात को ध्यान रख रही आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू अबाउट बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS। अब जानते हैं, जो ऊपर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। CBSE इज एन इंडियन नेशनल कमेटी, नो, क्योंकि बेसल बताया था स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड की कमेटी होगी। BCBS वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए ग्रुप ऑफ 9 नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, नो। जब ये सही नहीं होगा तो ये कहाँ सही होगा? BCG वाज एस्टैब्लिश्ड 1996, नो। इट इम्प्रूव ए फोरम फॉर रेगुलेशन कॉर्पोरेशन इन बैंकिंग सुपरविजन मैटर्स, ये आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ये केवल ये सही है, और मैं बताया था कि 1998 में तो ये गलत हो जाएगा, ये भारत का है ही नहीं, वो बेसल स्विट्जरलैंड ने बनाया है, और उसको पूरा वर्ल्ड के लोग फॉलोअप करते हैं। ओके, अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर अपेक्स इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव जानते हैं 3 तरह की होंगी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये प्राइमरी हो जाएगी,
ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट, ओके, और सबसे ज़्यादा स्टेट, इसको सेंट्रल कहा जाता है, ओके, सेंट्रल। तो यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है, जो प्राइमरी गांव वाला समझिए, जिला, राज्य, ये 3 स्टेट होते हैं, तो स्टेट हो जाएगा सबसे बड़ा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कई जगह पे, कि सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक है वो किस लेवल पर स्थापित किया जाता है, तो आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसा बोल दीजिए कि सेंट्रल होगा तो सेंट्रल लेवल पे है, ओके। नेक्स्ट है एसएलआर रेशियो। क्या है? स्ट्रेचेबल लिक्विडिटी रेशियो। आप जानते हैं जो बैंक अपने पास रखता है उसको एसएलआर कहा जाता है, जो बैंक आरबीआई के पास भेजता है उसको सीआरआर कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। रेट टोटल डिपॉजिट अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट, अमाउंट डिपॉजिट बाय द बैंक विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज, अमाउंट द कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। यही लोन देने से पहले आपको एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए कोई बैंक तो चाहेंगे सब लोन दे दें, लेकिन मान लीजिए कोई मांगने आ गया पैसा, कहाँ से होगा? तो इसलिए कहा जाता है जैसे मान लीजिए 30%, एग्जाम्पल के लिए 30% आप अपने डिपॉजिट्स का रखेंगे, 30% रख के ही जो 70% बचेगा उसका लोन देंगे, ताकि जब कोई मांगने तो 30% पैसा दे पाए। मानते हैं कि सब लोग एक ही दिन नहीं आएंगे, लेकिन 30% तो रखे रहिए, इसलिए लिक्विडिटी रखी जाती है, राइट, ताकि डे बाई डे के व्यक्ति के जो डिमांड है उसको पूरा किया सके। द यूएसए रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एफडीआई रिसिप्ट। एफडीआई जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो यूएसए आज भी पहला स्थान है एफडीआई प्राप्त करने में। और द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2009, ऐसा कोई महत्व नहीं है इसमें, क्योंकि 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से एफडीआई पे पड़ा था, इसलिए ये दोनों सही है, ए और रिसर्शन दोनों सही हैं, लेकिन इस समय इसका कोई महत्व नहीं है, राइट। बस ये ध्यान रखिए कि इवन 2024 में भी यूएसए पहला स्थान है, और इंडिया कौन पे है? इंडिया है 9 स्थान पे, ओके, 9। नेक्स्ट है एज पर द साउथ एशिया ट्रेड एग्रीमेंट 1993, सार्क द मेंबर ऑफ कंट्रीज। तो क्या डाउट करना है? 20% बाय 2007 तक, तो इसका कोई महत्व नहीं है, अब ये समाप्त हो चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? A GSA allows M&A enter in activities that might to be costly and risky. Person CSA does not allow a firm enhance economics of scale. GSA does not allow firm bypass barriers into target foreign country. GSA allows firm acquire knowledge. Okay? यहाँ पर 1 और 4 आपका प्रश्न सही हो जाएगा। M&A into activity that might too costly and risky pursue its own. Okay? GSA क्या है ये मैं ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। M&A to enter activities, तो बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं 20% वो आपको परेशान करने के लिए आते हैं, तो ये समझिए कि उसी में का है, ओके। लेकिन इसमें ऑप्शन ना हो तो 1 और 4 आपका सही है, राइट। जीएसए अलाउ फॉर्म एक्वायर पार्टनर्स नॉलेज, राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको परेशान करेंगे और दोबारा कभी आना भी नहीं है जीवन में उसको, क्योंकि कॉमर्स का क्वेश्चन है ही नहीं मेन, इसलिए आना कॉमर्स का है, कंपटीशन कॉमर्स का क्वेश्चन पर है, इसलिए हमेशा कॉमर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन आ गए उसमें उलझ गए, जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन है, कुछ लोग उसी को दिन भर बिता देंगे टाइम, उस पर 1 मिनट टाइम बिताइए, क्योंकि वो जीवन में कभी नहीं आना है, क्योंकि कॉमर्स का क्वेश्चन नहीं है, कोई टॉपिक का नहीं है, कोई टॉपिक का नहीं है। जो टॉपिक नहीं तो कहाँ से आएगा? वो कोई बैठा होगा बना दिया होगा एक तो क्वेश्चन, लेकिन उससे कोई महत्व नहीं, उसको मत पढ़िए। और वैसे 2-4 क्वेश्चन को हमेशा हटा दीजिए, उसको कुछ मत पढ़िए, कोई बुक्स मत पढ़िए, जब तक चैप्टर में पता चले कि किस चैप्टर का है। जब चैप्टर आ जाए तब चैप्टर पढ़िए। और कुछ लोग होते हैं ना जो उसी को परेशान रहते हैं, सर नहीं बताए, अच्छा हमको तो नहीं आता है, क्या करें? अरे क्या करेंगे का? उसको हटाइए, आगे बढ़िए, और चीज़ें पढ़ने के लिए है, पास होने के लिए वही क्वेश्चन थोड़े ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम ऑफ द 16th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? देखिए 6th कॉन्फ्रेंस इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस समय हुआ होगा 2000 उसी के दिया जा रहा है, इसको मत पढ़िए, राइट, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, उसके स्थान पर कुछ दूसरा जगह टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा, समझ रहे हैं? बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये सही बात है, टाइम को ऐसे बचाइए, जो क्वेश्चन लगे कि पुराना है उसको टाइम वेस्ट मत करिए, उसको पढ़ने से क्या दोबारा आना है उसको। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फंक्शन स्टेबलाइजेशन, हेजिंग, क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, ये है स्टेबलाइजेशन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होते हैं, जो जैसे मान न्यूयॉर्क मार्केट, जापान का मार्केट, ये सब होती हैं, तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन नहीं, मूल्य के स्थिरीकरण नहीं काम करना है उसका क्या हेज फंक्शन करना है, हेज मीन्स रिस्क कम करना है, क्रेडिट फंक्शन करना है, ट्रांसफर फंक्शन करना, ट्रांसफर करना है, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं आता है, राइट।
द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रिसिएटिंग इंडियन रुपी लीड टू लेस कंपनसेशन ऑफ इंडियन फर्म्स फॉरम इम्पोर्ट। यहाँ पर क्या है, डिप्रिसिएटिंग अवमूल्यन। मान लीजिए मुद्रा का मूल्य $1 80 रुपये का था और $1 हो गया 90 रुपये का, तो इसको क्या कहा जाएगा, डिप्रिसिएटिंग। ओके, अवमूल्यन हो गया है। इसी के यहाँ बताया जा रहा है कि यदि अवमूल्यन होगा तो देखिए अवमूल्यन के दो प्रभाव, दुधारी तलवार, टू एड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है। यदि ये सिचुएशन आ गया तो समझिए कि इम्पोर्टर्स जो होंगे, जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फायदेमंद हो जाएगा। ओके, इंडियन फॉर इम्पोर्ट जो भी कंपटीशन हो जाएगा, जो इम्पोर्टर हैं, जो इम्पोर्ट होने वाला है उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग भेजेंगे ही नहीं और आप ज़्यादा भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि आपकी मुद्रा सस्ती हो गई। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि कोई पहले 8 पेन मिल रहा था 10 रुपये वाला $1 में, अब 9 पेन मिल रहा है, तो आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ जाएगा और 9 लोग नहीं परचेज करेंगे, कहेंगे अरे अब तो मुद्रा भारत से सस्ती हो गई, $1 दे के 9 मिल जा रहा है, तो जल्दी से मंगाते हैं। अमेरिका वाले सोचेंगे कि नहीं, तो निर्यात बढ़ जाएगा। यही बताया जा रहा है कि इम्पोर्ट्स कंपटीशन कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है द डिप्रिसिएटिंग इंडियन रुपीज रिजल्ट इन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन का डाउनवर्ड प्रेशर है, ये कोई निश्चित नहीं है। ओके, क्या होगा, डिप्रिसिएटिंग इंडियन रुपीज, ये गलत है, राइट, इसका प्रेशर के कारण नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखे रहिएगा। लेकिन ये बहुत, जैसे चाइना हमेशा देख डिप्रिसिएट करता रहता है ताकि उसकी जो गुड्स सस्ती हो जाए मार्केट में, जब सस्ती हो जाएगी तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। तो इसलिए इसका जो डॉलर का रुपया गिर रहा है ना, ये फायदेमंद भी है, ये भी ध्यान रखे रहिए। जिससे कभी को नहीं कहते डॉलर, जैसे मोदी जी के भाषण सुने होंगे कि डॉलर के मूल्य गिर रहा है कि बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें सुने होंगे ना, तो ये कभी फायदेमंद होता है। फायदेमंद कब है? जब इकाई लोच से आपकी ज़्यादा हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इकोनॉमिक्स भाषा में कि डॉलर का मूल्य, भारत का मूल्य गिर रहा है, कब फायदेमंद है? जब आपकी मांग है कोई भी वस्तु की, वो इकाई से ज़्यादा है। ओके, प्राइस मीन्स इकाई से ज़्यादा मीन्स क्या, प्राइस का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो ये आपका फायदेमंद हो जाएगा, राइट। जैसे चाइना की वस्तु है, चाइना की वस्तु प्राइस ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना, 10,000 की जगह 8,000 मिल जाएगा, तुरंत और लोग परचेज करने लगेंगे, तो उसका डिप्रेशन प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, जिस देश में आयात कम होता है वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसका इन्वर्स भी हो जाएगा कि निर्यात जहाँ होगा वहाँ कम भी हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज, जीडीआर। जीडीआर मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर मीन्स, इसको आईडीआर भी समझिए, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और एक होता है एडीआर, ओके, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अमेरिका वाला अमेरिका में होगा, न्यूयॉर्क में, ओके, जो न्यूयॉर्क वाला को वैसे गलत हो जाएगा। और जीडीआर हर जगह होता है, हर जगह, सब जगह, ओके। लेकिन जीडीआर भी ध्यान रखें, इंडिया में नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे ईडीआर, एडीआर और जीडीआर इंडिया में नहीं होगा, ओके। ये दोनों एडीआर और जीडीआर दोनों यहाँ पर नहीं होते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि भारत में नहीं होंगे, तो जहाँ भारत का ऑप्शन होगा, अमेरिका का ऑप्शन होगा, पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि जीडीआर दूसरे देश से पैसा लेने के लिए किया जाता है इशू, ये एडीआर, ओके। जैसे अमेरिका से पैसा लेना होगा तो एडीआर भारत कंपनी इशू करेगी। जीडीआर इशू करना होगा कि मान लीजिए कि इंग्लैंड से पैसा लेना हो, चाइना से पैसा लेना हो, जापान से कम इन्वेस्टर से पैसा लेना हो, तो आप जीडीआर इशू कर देगी, ओके। तो देखिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज सही है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है, तो वहाँ पर क्या होगा, एडीआर होगा। अगर ये पूछा जाता है यहाँ पर एडीआर, तो आप इसको सही कर देते हैं, ओके। तो यही एक सही होता है, ये भी ध्यान रख रही है, और सब गलत हो जाते हैं। तो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे, तो बॉम्बे में देखिए भारत में भी नहीं होगा। तो सिंगापुर, हांगकांग, तो ये दो जगह, एक ये और ये, यहाँ पर नहीं होगा, और जगह सब जगह होगा, ओके। तो अगर मान लीजिए, फिर से सुन लीजिए, अगर यहाँ पर जीडीआर नहीं हो जाता, एडीआर हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, केवल ये होता है, क्योंकि अमेरिका में ही स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड होता है। हालांकि थोड़ा बहुत तो 2-4 जगह होने लगा है, लेकिन बेसिकली अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट के लिए है, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय तो बहुत स्पेसिफाइड कर नहीं सकते हैं कि नहीं अमेरिका का है तो अमेरिका में रजिस्टर्ड होगा, तो थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन लगभग चीज़ों को समझते रहिए कि ऐसा ही होता है, राइट। और इसकी प्रोसेस कैसे होती है, अब यहाँ थोड़ा क्लास लंबी हो रही है, मैं इसलिए इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ प्रोसेस क्या है।
FI foreign institutional investors, FI means do not invest in unlisted entities, they participate only through stock exchange। तो ऐसा नहीं है कि अनलिस्टेड एंटिटीज में नहीं करते हैं, सब में कर सकते हैं। FI वाले फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब जगह कर सकते हैं, ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। ऐसे भी FI कैन नॉट इन्वेस्ट इन द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, IPO इनिशियल अलॉटमेंट IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का बात की जा रही है, तो नहीं ऐसी बात नहीं है। FI IPO भी परचेज कर सकते हैं। तो क्या है कि कैन नॉट इन्वेस्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा और दूसरा गलत, राइट। नेक्स्ट का ADR एंड GDR, देख फिर आगे ADR एंड GDR आर एक्सीलेंट मीन्स इन्वेस्ट इन इंडिया। भारत में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे क्या है, किसके लिए है, NRI और फॉरेन नेशनल दोनों के लिए। तो A एंड B दोनों के। NRI जो हैं जो भारत अमेरिका में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे ADR में, ओके। और जो मान इंग्लैंड में रह रहे हैं वो GDR में इन्वेस्ट कर देंगे, फॉरेन नेशनल्स, ओके। जो विदेशी हैं जो भारत के हैं दोनों के लिए फायदेमंद है। जो मैं बताया अभी कि अमेरिका में अमेरिका वाले इन्वेस्ट करेंगे, भारत वाले अमेरिका में रह रहे हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे तो NRI हो जाएंगे, और बाहर विदेशी वाले करेंगे तो विदेशी कर लेंगे, GDR के लिए भी, ओके। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड एग्जिम बैंक फॉर फाइनेंसिंग ओवरसीज। यहाँ पर क्या है, टर्म्स लोन इंडिया कंपनी 80% ऑफ देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, JVOs term loans Indian companies towards 100% loan extended by them to overseas, term loans overseas financing guarantee facility of the overseas JVOs for arising the loan working capital। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 100% तक एक्सटेंडेड कर सकती है ओवरसीज पे, राइट। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 271C द इनकम टैक्स एक्ट अमाउंट पेनाल्टी ऑफ फेलोर डिडक्शन टैक्स डिडक्शन TDS करता है तो कितना लगता है, 10% tax which other deduct under section 96, 100% of tax which otherwise deducted under section C 2%। यह 100% वाला है, जितना टैक्स डिडक्ट करना था उतना ही आपको 194 में लगता है, ओके। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ATC किसके लिए होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करते हैं उनके लिए ATC लागू होता है। और ये कितना है, 1 लाख है ना, तो 1,50,000 है, तो करंट अपडेट कर लीजिएगा 1,50,000, राइट। सेक्शन 80D है जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए है, तो डिसेबल पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, ये 15,000 है ऐसे समझिए, लेकिन ये 25,000 हो गया है, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, ओके। तो नॉर्मल दिया है तो 25,000 आप सही करिएगा, और सीनियर सिटीजन पूछ देगा तो 50,000, ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 80 DDB IT एक्ट, तो DDB किस लिए है, तो DDB क्या है, ये 40,000 ठीक है, लेकिन ये 1 लाख है। अगर टोटल हो जाएगा DDB और एक्स्ट्रा डिसीज के लिए है, जिसमें स्पेसिफाइड डिसीज, इसके आगे क्या लिख लीजिए, स्पेसिफाइड डिसीज जैसे कैंसर TB ये सब हो जाए तो आपको 40,000 ऐसे है, 1 लाख तक सीनियर सिटीजन के लिए है, ओके। TTAT है, TTA के लिए इंटरेस्ट के लिए है, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है कि 10,000 आज भी है उस समय भी था, ओके, सॉरी 10,000 ये भी था और आज भी 10,000 है, ओके। मुझे 5,000 याद आ गया था, ओके, लेकिन 10,000 है, मीन्स बैंक से यदि कोई आप इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 तक टैक्स फ्री है, इसका मतलब ये है, राइट। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम प्रीवियस ईयर असेंबल इन द प्रीवियस ईयर, ओके। मीन्स जानते हैं प्रीवियस ईयर जिस वर्ष अर्निंग होती है, अर्निंग ईयर है, ओके, और उसका असेसमेंट होता है नेक्स्ट ईयर, तो असेसमेंट ईयर अलग होता है। तो सभी की अर्निंग प्रीवियस ईयर की देखी जाती है, असेसमेंट अगले साल होता है। जैसे इस समय 2024-25 चल रहा है, 2024-25 में जो अर्निंग करेंगे 2025-26 में लगेगा उनका टैक्स, इस बार नहीं लगेगा, वो अगले साल लगता है, क्योंकि इस साल अर्निंग करेंगे 31 मार्च तक, 1 अप्रैल सब टैक्स देंगे। हालांकि TDS के रूप में करता रहता है, लेकिन कैलकुलेशन होगा 1 अप्रैल के बाद ही, कितना लगा, कितना दिए, कितना लिए, कितना बचा, रिफंड करना है कि और लेना है, सब डिसाइड होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो कि उससे पहले ही देना पड़ता है, प्रीवियस ईयर में ही। कब, ए पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, ए पर्सन इंगेज इन इलीगल बिजनेस, ए पर्सन हु इज रनिंग चैरिटेबल बिजनेस, ए पर्सन लिविंग इन इंडियन परमानेंटली। तो जब ये परमानेंट, जिसमें मान लीजिए कि इस साल 2024-25 में बताया कि 1 अप्रैल 25 से लगेगा, और मान लीजिए कोई मैं आज ही अमेरिका जा रहा हूँ हमेशा के लिए छोड़ के, तो गवर्नमेंट क्या आपको 1 अप्रैल इंतजार करेगी, नहीं करेगी, कहे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का टैक्स दे दीजिए,
उसके बाद जाइए आप, हम 1 अप्रैल का इंतजार नहीं करेंगे आपका, हो सकता नहीं आए तो इसलिए ये सिचुएशन लागू होता है, राइट। और सब सिचुएशन नेक्स्ट ईयर आप टैक्स देंगे। मान लीजिए अभी कोई नौकरी पा गया दिसंबर में, तो भी 1 अप्रैल को ही टैक्स देगा, 1 अप्रैल के बाद ही, ओके। ए पर्सन इंगेज इन इलीगल बिजनेस, इलीगल से कोई मतलब नहीं है, तो भी आप देंगे, क्योंकि इलीगल वाला बिजनेस भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो इनकम टैक्स की खास बात है, ओके। इलीगल वाले भी दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, जानते हैं लॉसेस को कंपनसेट करने के 2 रूल जान लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये लॉन्ग टर्म, ये अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से भी गेन से भी पूरा होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी पूरा होगा। और यदि लॉन्ग टर्म है कैपिटल लॉस है, तो ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही, सॉरी गेन से ही पूरा होगा। इसका मतलब शॉर्ट वाला दोनों से होता है, अपने से भी, लॉन्ग टर्म से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से ही होता है, ओके। ये ध्यान रखिएगा। इसका जानने के तरीके मैं क्लास में बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे छोटे का कपड़ा बड़ा नहीं पहन सकता है, ओके। बड़ा वाला जैसे, सॉरी, जो छोटा है वो बड़े का कपड़ा पहन सकता है, अपना ही पहनेगा, बड़े वाला की चाहेगा पहन लेगा, लेकिन छोटे का कपड़ा बड़ा वाला नहीं पहन सकता। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर का जूता हो और आपका 8 नंबर लगता है, तो पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे, कैसे भी कर लीजिए नहीं पहन पाएंगे। तो इसका मतलब बड़ा वाला छोटा का नहीं पहन पा रहा है, ओके। 8 नंबर वाला 2 नंबर का नहीं पहन सकता है, लेकिन 2 नंबर वाला चाहे कि हम 8 नंबर का पहन ले, तो कैसे भी घसीट पसीट के पहन ही लेगा। ऐसा होता है कि नहीं? देखिए छोटे बच्चे पिताजी के पैर में, जूते में पैर लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं? इसी कॉन्सेप्ट के कारण से समझिए, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों यूज कर रहे हैं। मतलब कि जो छोटे होते हैं दोनों यूज करते हैं, बड़े लोग होते हैं वो एक अपना यूज करते हैं केवल। तो यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल ओनली, लॉन्ग टर्म से हो जाएगा। इन विच द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स कैन इंडेक्शन बेनिफिट अलाउड। जानते इंडेक्सिंग होती है, क्वेश्चन में बताया भी था। अगर कंटिन्यूसली आप क्लास हमारा देख रहे हैं तो इंडेक्सिंग क्यों की जाती है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इंडेक्सिंग इसलिए की जाती है कि यदि आप परचेज किए थे 2010 में, मान लीजिए कोई संपत्ति 2024 में सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ के लिए थे, 10 करोड़ के सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो नॉर्मल तरीके से 9 करोड़ का हुआ। लेकिन आप कहेंगे देखिए हम 1 करोड़ रुपये जब लगाए थे तो उस समय वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट कहेगी सही बात है, 1 करोड़ तो भाई उसमें बहुत महत्व होगा, आज 10 करोड़ का महत्व थोड़ा कम होगा उसके अकॉर्डिंग, तो कहेगा कितना बढ़ाएं, तो इंडेक्सिंग कॉस्ट दी जाती है। जैसे इसमें बताया था कि 348 इसमें का चल रहा है, ओके। 2001 में 100 था, इसका मतलब क्या है कि जो 2001 में 100 था वो 348 रुपये का हुआ है। इसका मतलब कि 1 करोड़ रुपये लगाए थे, 1 करोड़ की संपत्ति लिए थे ना, तो अब 3 करोड़ 48 लाख आप इसमें से घटा लीजिए, 3 करोड़ 48 लाख, और जो बचे 10 करोड़ से उस पर टैक्स दे दीजिए। तो इसी को इंडेक्सिंग कहा जाता है, राइट, सिंपल भाषा में। डिवेंचर इशूड, डिवेंचर पर नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेल्फ जनरेटेड ग्रोथ, गुडविल गुड बिजनेस नो, बिजनेस शेयर नो, ज्वेलरी, ज्वेलरी पर होता है क्योंकि ज्वेलरी आप परचेज किए हैं, तो हो सकता है उस समय रेट कुछ अलग हो, इस समय रेट कुछ अलग हो। अब देखिए ये आया है, ये क्वेश्चन में कई बार बता चुका, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन बताने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इतना बार बताया जा चुका है, फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा है तो समझिए कि बहुत दिक्कत है। एज FM, अब देखिए म्यूनिसिपल कितना है, म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000, फेयर रेंट 50,000, स्टैंडर्ड रेंट 48,000, ओके। एक्चुअल रेंट 42,000, ओके। इसमें ज़्यादा क्या है 48, इसमें ज़्यादा क्या एक्चुअल, इसमें भी एक्चुअल कितना होगा 42 ना, 42,000, 42,000 हो जाएगा, ओके। तो इसमें ज़्यादा क्या है 50, ओके। दोनों में कम क्या है 48, तो 48,000 ही आपका, सॉरी 48,000 ही जो स्टैंडर्ड रेंट है यहीं आपका पूरा हो जाएगा। तो यहीं आपका, तो क्या हो जाएगा, यहीं आपका 48,000 सही हो जाएगा, राइट। अब इसको हम सीख लीजिए धीरे धीरे, ओके। एज FM याद रखिएगा, एज FM हम क्यों नहीं बोलते हैं, एज FM याद रखिए। म्यूनिसिपल अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कि आप कोई भी डिडक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट टैक्स दे दीजिए। तो ये क्या होता है, ऑल कंपनी को दी जाती है, ओके। ऑल कंपनी चाहें तो डिडक्शंस ले सकती हैं, और नहीं लेंगी तो आप एक बार रेट पर पूरा दे दीजिए, ओके। तो ये था
हम लोग थर्ड पेपर 2014 का क्वेश्चन देखे दिसंबर का। आई थिंक आप लोगों को क्लासेस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कम से कम लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए क्लास को, और कंटिन्यूस देखते रहिए। कोई अप्रिसिएशन चीज़ें हों, कुछ एडवाइस करना हो, सजेस्ट करना हो, आप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लास चालू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।